नमस्कार, मैं डॉक्टर शोभा भाटिया राजकीय महाविद्यालय जम्मा रामगढ़ से हिंदी साहित्य के द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में एकांकी संग्रह की रचनाओं की चर्चा करते हुए आज दूसरी एकांकी तांबे के कीड़े, जिसके रचनाकार भुवनेश्वर प्रसाद हैं, की चर्चा करूंगी। इससे पहले हमने डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित उत्सर्ग एकांकी की विस्तृत चर्चा की थी। यदि हम हिंदी एकांकी के जन्मदाता प्रसाद जी को मानते हैं तो भुवनेश्वर प्रसाद जी को हम नई एकांकियों का अग्रदूत स्वीकार करते हैं। भुवनेश्वर जी का जन्म 1910 में उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात पारिवारिक असुविधाओं के कारण उन्हें आगे पढ़ने की सुविधा प्राप्त नहीं हुई, लेकिन अपने जीवन के कठिनतम समय में कठिनाइयों को झेलते हुए भी उन्होंने लेखन कार्य जारी रखा। सबसे पहले 1933 में प्रकाशित प्रथम एकांकी श्यामा से उनको थोड़ा सा परिचय प्राप्त हुआ और 1936 में एकांकी संग्रह कारवां के माध्यम से उनकी नाट्य कला को देखकर दर्शकों में उल्लास का वातावरण बन गया। भुवनेश्वर की एकांकियों का कथावस्तु फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित है, तो ज़मीनी उतार चढ़ाव से जीवन के किसी विशेष पहलू से वो गंभीरतापूर्वक उलझते हुए दिखाई देते हैं। यह युग उस समय युद्ध के दौर से घिरा हुआ था। ज्ञान और विज्ञान मानव संहार में जुट गया था। इतना बड़ा जनसंहार देखकर बौद्धिक वर्ग परेशान हो उठा था। यथार्थ की परिभाषाएं बदल गई थी। ऐसे समय में तांबे के कीड़े में एकांकी का नया प्रयोग हुआ और एकांकी की सारी प्राचीन मान्यताएं बदल सी गईं। इस एकांकी में ना तो कोई कथानक था, ना नायक है, ना किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है, ना ही किसी प्रकार के मूल्य हैं, ना ही आत्मसम्मान है। अर्थात किसी प्रकार की कोई तारतम्यता हमें एकांकी में दिखाई नहीं देती है। एकांकी में जो पात्र हैं वो भी अपने अपने स्थान पर अलग अलग हैं। अनाउंसर है, एक परेशान रमणी है, एक मसरूफ़ पति है, एक थका हुआ अफसर है, पागल आया, एक रिक्शा कुली और कुछ आवाज़ें। देखिए, इसमें पात्रों के किसी प्रकार के कोई नाम नहीं है, बल्कि अलग अलग रूपों में अलग अलग बातों से या अलग अलग शब्दों से यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि पद के अनुसार सभी व्यक्ति अपने अपने काम में हैं,
लेकिन सभी परेशान हैं। अनाउंसर परेशान रमणी, मसरूफ़ पति, थका हुआ अफसर, ये सब के सब अपने आप में उलझे हुए दिखाई देते हैं। हिंदी में एब्सर्ड नाटक का आरंभ भुवनेश्वर ने किया। इस दृष्टि से तांबे के कीड़े एकांकी एक श्रेष्ठतम एकांकी है, जिसमें घटनाओं का कोई संगठन नहीं है। सभी पात्र अपने अपने सवाल रखते हैं, जवाब ढूंढते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई उत्तर, कोई जवाब उनका एकांकी को निर्णय की ओर नहीं ले जाता। पूरी एकांकी में तरह तरह की स्थितियों और परस्पर संघर्षों को जोड़ने का प्रयास किया गया है, जो कि कठिन है, लेकिन सारी बेचैनियों के बावजूद भी यह कहानी, क्षमा कीजिए, यह एकांकी अत्यधिक प्रभावशाली बन पाई है। सबसे पहले अगर हम नामकरण को देखें तो तांबे के कीड़े नाम अपने आप में कौतूहल जागृत करने वाला है, जो कि किसी भी नामकरण की प्रथम विशेषता मानी जा सकती है। कीड़े शब्द का प्रयोग करते ही हमारे मन में एक लिजलिजापन, एक बुरी सी अनुभूति होती है। ये किस प्रकार के कीड़ों की बात की जा रही है, लेकिन तुरंत ही उसके साथ जुड़े हुए तांबे के कीड़े हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं कि तांबे का कीड़ा कैसा होगा। और फिर तुरंत हमारा ध्यान जाता है तांबे की जड़ता की ओर, कि वह एक वस्तु है। उस वस्तु के माध्यम से तांबे के कीड़े, उसमें लिजलिजापन तो नहीं होगा, लेकिन उसका नकली होना या उसका निर्मित होना हमारे ध्यान को आकर्षित करता है कि तांबे के कीड़े आखिर होंगे कैसे। तांबे के कीड़े के माध्यम से लेखक हमें किस बात की ओर चर्चा करना चाहता है। यहीं से इस एकांकी की शुरुआत की भूमिका बन जाती है कि जो चीज़ है ही नहीं, लेकिन उसके बारे में हम चर्चा करते हैं और परेशान रहते हैं। जीवन में भी शायद यही क्रम होता है कि जो हमारे सामने होता है उसे हम उपभोग नहीं करते हैं, लेकिन कब, क्यों, क्या, कैसे, इन सवालों में हम हमेशा उलझते रहते हैं। यही स्थिति लगभग तांबे के कीड़े के प्रत्येक पात्र के साथ घटित हो रही है। एकांकी की शुरुआत रंगमंच पर एक ड्राइंग रूम के रूप में होती है, जिसे कि औसत साइज़ का बताया गया है। एक तरफ काला स्क्रीन खड़ा किया गया है, जिसके बराबर अनाउंसर खड़ी है। देखिए, अनाउंसर से हमें पता नहीं चलता कि वह पुरुष होगा या स्त्री, लेकिन उसकी वेशभूषा से पता चलता है कि वह एक स्त्री है, और स्त्री होने के कारण उसके कपड़े रंग बिरंगे होने चाहिए। उसके हाथ में एक बड़ा सा तिब्बती लामाओं का सा झुनझुना है। तिब्बत और लामाओं में प्रश्न का एक अलग ही सिलसिला होता है। इस वजह से एक गंभीरता को दिखाने के लिए इन शब्दों का या इस रूप का प्रयोग किया गया है कि जिस तरह से लामा अपने शांत रूप में दिखाई देते हैं, वैसा ही कुछ झुनझुना सा अनाउंसर के हाथ में है। अनाउंसर
अकेले और बेसरो सामान हम इस संसार में आए। कौन कौन यहाँ सदा अकेला नहीं रहा? किसने किसने अपने पड़ोसी का चेहरा पहचाना? सिर्फ एक पंक्ति में सवाल किया जाता है कि इस संसार में जितने भी व्यक्ति आए हैं वे सब के सब अकेले आए हैं और किसी प्रकार का सामान इस संसार में लेकर नहीं आए हैं। एक बहुत बड़ा सवाल कि हम अकेले आए हैं और हमें अकेले ही जीना होता है, लेकिन फिर भी हम ताउम्र हमेशा रिश्तों को ढूंढते रहते हैं, प्रयास करते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरे भाई बहन है, ये मेरा परिवार है। लेकिन हम इस संपूर्ण जीवन में कभी भी किसी को भी पहचान नहीं पाते हैं कि वास्तव में कौन हमारा अपना है और कौन पराया है। इन सारी भीड़ के बीच में हम हमेशा अकेले ही रहते हैं। एक स्त्री की आवाज़, किसने किसने अपनी आत्मा में जीवन के आदि मुहूर्त को सिसकते सुबकते नहीं सुना। इसमें पुनः बात स्पष्ट होती है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति इस संसार में नहीं है जिसने अपने जीवन में दुखों को, आंसुओं को, सिसक को या रोते हुए तकलीफ़ों को ना देखा हो। अकेले और बेसरो सामान हम भूले हुए रास्ते खोजते हैं। लेखक का कथन है कि हम चाहे लोगों के बीच में रहते हों, लेकिन हमें अपने जीवन के सारे सवालों के जवाब स्वयं ही ढूंढने पड़ते हैं। जीवन में स्वयं ही अपने रास्तों की खोज करनी होती है। हम जिस मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, हम बने बनाए रास्तों से कभी भी उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम अपना खोया हुआ भाई तलाश करते हैं जो बचपन में घर छोड़कर चला गया, एक पत्थर, एक पत्ती, एक शब्द, जिसके पीछे अनजाई और अनहोनी शुरुआत हुई। यहाँ लेखक बचपन की बात करता है कि हम जब आए थे तो बिल्कुल अकेले आए थे, लेकिन उस नन्हे रूप में हमें निर्जीव चीज़ें भी अपनी लगती हैं, हमें प्रकृति भी अपनी लगती है और हमें वो प्रथम शब्द भी अपने लगते हैं। जीवन में जितना जितना हम आगे बढ़ते हैं उतना उतना हम पीछे की बातों को छोड़ते चले जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के साथ जितने जितने सवाल बढ़ते हैं उतना उतना हम पुनः उस नादान बचपन की ओर लौट जाना चाहते हैं जहाँ किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई तनाव नहीं था। अनाउंसर, हम सवालात उठाते हैं। फिर प्रश्न उठता है कि जीवन में हम हमेशा प्रश्न ही करते रहते हैं, लेकिन हमें उत्तर की तलाश रहती है। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सारी चीज़ें हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। क्यों का जवाब हमें कभी नहीं मिलता है। हम सारी उम्र प्रश्न तो करते हैं, लेकिन उसके उत्तर ढूंढने का प्रयास नहीं करते हैं, या जो उत्तर हमें प्राप्त होते हैं उन्हें हम स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। हम खुद नियम और मनुष्य के कायल कर देते हैं और हमारे अंदर के अंधकार से शक्ति फूट पड़ती है। लेखक यहाँ स्पष्ट करना चाहता है कि जीवन में यद्यपि बहुत सारे अंधकार हैं, अर्थात परेशानियाँ बहुत हैं, हमें चारों ओर ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन हम जब मजबूत होकर खड़े हो जाते हैं तो वह शक्ति हमारे अंदर से ही आती हुई दिखाई देती है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपने जीवन में अपने प्रश्नों के सारे उत्तरों को इस भौतिक संसार के बाहरी आवरण में ढूंढते हैं, लेकिन हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे अंदर से ही प्राप्त होते हैं। हमें स्वयं को ही महसूस करने पड़ते हैं कि किस तरह से हम अपने जीवन में सवालों के जवाबों को प्राप्त कर सकते हैं।